नमस्कार, मैं ललित सोनी दृष्टि पीसीएस की एडिटोरियल एनालिसिस श्रृंखला में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज के एडिटोरियल एनालिसिस का टॉपिक द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया गया है, जिसका टाइटल है द ब्यूरोक्रेसी एज प्रोसिक्यूटर एंड जजेस। नाम से आप इतना पता कर सकते हैं, हम लोग इसमें बेसिकली बात करेंगे ब्यूरोक्रेसी, जो कि आपके एग्जीक्यूटिव ऑर्गन का हिस्सा है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे जजेस, जो आपके जुडिशियल ऑर्गन का हिस्सा है। तो जब हम लोग जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहली चीज हमारे माइंड में आएगी, वो आएगी सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, तो इस आर्टिकल में हम लोग पूरी जो चर्चा रखेंगे वो सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में, या फिर जुडिशियल फंक्शन क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले इस आर्टिकल की और इस वीडियो की रूपरेखा देख लेते हैं कि हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि मैंने बताया, इस आर्टिकल में हम लोग सेपरेशन ऑफ पावर की बात करेंगे, जुडिशियल फंक्शन क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्यों बात करें? क्योंकि अभी जो है जन विश्वास एक्ट जो है पास किया गया है। अब जन विश्वास एक्ट के अंदर क्या किया गया है कि कुछ लगभग 42 लॉज के अंदर जो छोटे मोटे माइनर ऑफेंसेस हैं, उनको या तो डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है या फिर उनको कंपाउंडेबल बना दिया गया है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब जुडिशरी पे जो प्रेशर बन रहा है उसको कम करने के लिए जो ये छोटे मोटे ऑफेंस है उनको कंपाउंडेबल बना दो या फिर डीक्रिमिनलाइज कर दो। और इसके अलावा एक और चीज किया गया है कि उनकी सजा है अगर किसी ऑफेंस में, तो उसको जो है रिप्लेस करके पेनल्टी में कन्वर्ट कर दिया गया, और वो पेनल्टी को इम्पोज करने का अधिकार जो दिया गया है वो ब्यूरोक्रेसी को दिया गया है। अब सारा इशू जो है हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है कि पहले जो है कोर्ट जिस केस को ट्राई करती थी वो उसके जुडिशियल फंक्शन के अंदर में आता था। अब जो है ब्यूरोक्रेसी उसके ऊपर पेनल्टी वगैरह इंपोज करेगा। ठीक है, तो अब आप जुडिशियल फंक्शन में जो है ब्यूरोक्रेसी का थोड़ा सा रोल जो है बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन इनक्रीज हो जाता है आपका सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में। ठीक है, तो हम इस वीडियो में जन विश्वास एक्ट के बारे में बात करेंगे, फिर ये क्या क्या चेंजेस ला रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे, फिर देखेंगे कि ये क्वेश्चन सेपरेशन ऑफ पावर को लेकर के क्या अराइज क्वेश्चन हुआ है, सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम में हम कैसे इसको देखते हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि कुछ ट्रेंड्स सेपरेशन ऑफ पावर के क्या है, कि इंडिया में कैसे चल रहा है। ठीक है, अप्स एंड डाउन्स क्या है इसके अंदर। फिर हम बात करेंगे जुडिशियल फंक्शंस की। जब मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जुडिशियल फंक्शन के अंदर ब्यूरोक्रेसी इंटरफेयर करेगी, तो हम लोग बेसिक देखेंगे कि जुडिशियल फंक्शन की डेफिनेशन है क्या, कोर्ट इसके बारे में क्या बोलता है। ठीक है, और फिर इसके साथ आर्टिकल को कंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि जन विश्वास एक्ट 2022 जो है वो रिसेंटली इनेक्ट किया गया है। ठीक है, क्यों किया गया है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यहाँ पे बिजनेस की बात नहीं, बेसिकली जुडिशियल बिजनेस की बात हो रही है, जो जुडिशरी पे प्रेशर वगैरह पड़ता है, या फिर थोड़ा सा लॉ को, लेजिस्लेशन को इजी बनाने के लिए। ठीक है, बाय ईदर डीक्रिमिनलाइजिंग और मेकिंग कंपाउंडेबल। ठीक है, किसी भी ऑफेंस को या तो डीक्रिमिनलाइज कर दो, मतलब उसको ऑफेंस रखो ही मत, कि अगर कोई एक्ट है जो पहले जिसके ऊपर सजा वगैरह हो सकती थी, अब उस पर ऐसा कोई सजा वगैरह नहीं होगी। एक तो ये चीज नहीं, तो फिर उसको कंपाउंडेबल कर दो। कंपाउंडेबल का मतलब कि आप आपस में बैठ करके उसको सुलझा सकते हैं, समझौता करके जो है आप उस केस को वहीं खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ दो बात। इसके अलावा जो एक इसमें है कि आपने रिप्लेस कर दिया है क्रिमिनल इम्प्रिजनमेंट को, जो क्रिमिनल्स को सजा लिखी हुई थी उस लॉ के अंदर, उसको रिप्लेस करके हम लोग पेनल्टीज में कन्वर्ट कर दिए। मतलब आप फाइन लगा देंगे, पेनल्टीज लगा देंगे उसमें, और इस पेनल्टीज को जो है लेने का अधिकार जो है वो आपको ब्यूरोक्रेसी को होगा अब। ठीक है, पहले जो जुडिशरी काम करती थी सजा देने का, और अगर कोई फाइन लगाना है तो वो जुडिशरी करती थी। इस बिल के अकॉर्डिंग अब वो काम जो है ब्यूरोक्रेसी करेगी, इन पर्टिकुलर 42 लॉज के अंदर जो भी छोटे मोटे ऑफेंसेस के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो ये तो है आपका जन विश्वास एक्ट। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है वो मैंने बता दिया, डीक्रिमिनलाइज करना है माइनर ऑफेंसेस को। माइनर ऑफेंस का मतलब कैसे ऑफेंस जिससे क्या है पब्लिक इंटरेस्ट को, या फिर आप कह सकते हैं नेशनल सिक्योरिटी को किसी तरीके का नुकसान नहीं होता है। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी और आपके पब्लिक इंटरेस्ट को नुकसान नहीं हो रहा है। ठीक है, और रिप्लेस देम विथ सिविल पेनल्टीज या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। मतलब या तो आप सिविल पेनल्टीज लगा दीजिए, फाइन लगा दीजिए, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, मतलब जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है या एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चेंजेस अंडर जन विश्वास एक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमने कुछ एग्जांपल लिए हैं कि क्या क्या चेंजेस आएंगे, किस तरीके के चेंज आएंगे, आपको आइडिया देने के लिए। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। इन एक्ट के अंदर क्या था कि अगर किसी ऑफेंस के लिए इम्प्रिजनमेंट की प्रोविजन था, कि सजा का प्रोविजन है,
तो उसको इन्होंने क्या ना कन्वर्ट करके कर दिया है पेनल्टीज अप टू 15 लाख रुपए, ठीक है। अब ये 15 लाख की पेनल्टी कौन लगा सकता है? वो लगा सकता है जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का कोई ब्यूरोक्रेट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे एग्जीक्यूटिव जो है ये पेनल्टी लगाएगा और ये सजा जो है उसको रिप्लेस कर दिया पेनल्टी के साथ, ठीक है। वैसे ही आप देख सकते हैं इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, इसके अंदर जो है फॉरेस्ट ऑफिसर जो होगा उसको पावर दे दिया है। किस तरीके का पावर? कि आप जो है इन्वेस्टिगेशन भी वही करेगा, इंक्वायरी भी वही करेगा, और अगर कोई फाइन लगाना है उसके ऊपर, ठीक है, डैमेज या फिर कोई कंपेंसेशन लगाना है, वो फॉरेस्ट ऑफिसर लगाएगा। तो यहाँ पे फॉरेस्ट ऑफिसर भी एक एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे जुडिशियल फंक्शन में एग्जीक्यूटिव को एंटर करवाया गया है। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है हमारे सामने कि वेदर दिस चेंजेस, ये जो चेंजेस किए गए हैं वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट है या नहीं है, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन जो बताता है उसके अगेंस्ट है या नहीं है। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर है क्या, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर सबसे आसान भाषा में आप कह सकते हैं कि आपका जो स्टेट होता है उसके 3 ऑर्गन्स हैं, ठीक है। एक तो आपका जुडिशियल, दूसरा आपका लेजिस्लेटिव और तीसरा आपका एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो ये 3 ऑर्गन्स आप देख सकते हैं, 1 2 3। अब इन तीनों को साथ मिलकर के जो है स्टेट को चलाना होता है, लेकिन ये तीनों अपने अपने फंक्शंस के अंदर काम करेंगे, ठीक है। ये इसके काम में इंटरफेयर नहीं करेगा, वो इसके काम में इंटरफेयर नहीं करेगा, ये तीनों अलग अलग काम करेंगे। ये तो हुआ आपका सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। मतलब किसी तरीके का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। यूएसए में इसको फॉलो किया जाता है, ठीक है, एकदम वाटर टाइट, किसी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं, ठीक है। जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में ऐसा स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। हम लोग कहते हैं कि हाँ तुम अलग अलग जगह पे अपना काम करो, लेकिन अगर कोई एक संस्था या एक ऑर्गन जो है ठीक से काम नहीं करता है तो आप उसके ऊपर चेक और बैलेंस रखोगे, ठीक है। तो हमारे एकदम स्ट्रिक्टली कोई सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, चेक्स एंड बैलेंसेज है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव जो है वो जजेस की अपॉइंटमेंट करता है, तो जजेस की अपॉइंटमेंट मतलब जुडिशरी का काम हुआ, लेकिन एग्जीक्यूटिव उसकी अपॉइंटमेंट कर रहा है, ठीक है। फिर दूसरा जो है आपका लेजिस्लेचर है, अगर तो वो जजेस की कोई भी कंडक्ट है, मतलब जज कोई काम कर रहा है अपनी जुडिशियल कैपेसिटी में, तो उसको पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं कर सकते अनटिल अनलेस उसको रिमूव करने की बात हो रही हो, ठीक है। फिर अगर हम लोग जुडिशरी की बात करें तो जुडिशरी कैसे चेक्स एंड बैलेंस कर रही है? जुडिशियल रिव्यू करती है, या फिर आपका बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन है कि अगर इसको वायलेट किया गया तो जो है जुडिशरी उसको नल एंड वॉइड कर देगी। तो इस तरीके के कुछ कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस है, और भी है, ये उनमें से कुछ एग्जांपल्स है, ठीक है। चलिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहता है सेपरेशन ऑफ पावर पे? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट प्रोवाइड फॉर वाटर टाइट सेपरेशन। जैसा यूएसए में है कि आप बिल्कुल इंटरफेरेंस नहीं करोगे, वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या करता है कि आपके पास चेक्स एंड बैलेंस आप रख सकते हो, ठीक है। कौन सा प्रोविजन इसके बारे में बात कर रहा है? तो आर्टिकल 50 जो है वो कहता है कि सरकार को ऐसे डायरेक्शन देता है कि आपको जो है स्टेट टू अचीव सेपरेशन ऑफ पावर इन ड्यू टाइम, उस वक्त नहीं है लेकिन आपको ड्यू टाइम में धीरे धीरे सेपरेशन ऑफ पावर को लेके आना है। ये एक डीपीएसपी है, ठीक है, आर्टिकल 50 के अंदर में। तो ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है, ठीक है। चलो, अब जैसे मैंने ट्रेंड्स की बात की थी कि हम लोग देखेंगे कि क्या ट्रेंड्स रहे हैं। तो पहले क्या होता था कि जो आपका एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या फिर आप कह सकते हो डीएम, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता था, उसके पास जो है कुछ कुछ पावर थी सिविल मैटर्स में, जो है वो एज ए जज काम किया करता था, ठीक है। तो वो एक था कि आपका सेपरेशन ऑफ पावर वहां पे नहीं है, क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है जो कि जुडिशरी का काम कर रहा है, ठीक है। तो 1970s के अंदर जो है कुछ स्टेट्स ने जो है ये किया, जैसे वेस्ट बंगाल सेपरेशन ऑफ जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन एक्ट। इसके अंदर क्या किया कि इस डीएम के जो पावर है उसको प्रॉपरली एकदम सिविल पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर कर दिए, और जो जज होगा आपका, जो जुडिशरी में जो मजिस्ट्रेट होते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, उनको पावर दे दी गई कि आप जो है सिविल मैटर्स में भी आप रखोगे। इसका जो ये पावर था सिविल मैटर्स में इंटरफेयर करने का, वो बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया। तो इस तरीके से ये सेपरेशन ऑफ पावर का थोड़ा सा एक हुआ स्टार्ट, जहां पे कुछ कुछ स्टेट्स ने ऐसा किया। लेकिन उसके बाद देखेंगे कि कुछ और भी तरीके हैं जिससे जो है इस जुडिशियल पावर को वापस ब्यूरोक्रेसी कैप्चर करने में लगी। जैसे जुडिशियल ट्रिब्यूनल, ये ट्रिब्यूनल्स जो होते हैं वो एग्जैक्टली जुडिशरी के अंडर में नहीं होते हैं, ठीक है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स भी होते हैं, जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स भी होते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है कि कुछ टेक्निकल मेंबर्स को इन्वॉल्व किया जाता है, कि जैसे जो जजेस होते हैं वो एक्सपर्ट नहीं होते कुछ चीजों के, जैसे इन्वायरमेंट का ले लो या ग्रीन ट्रिब्यूनल ले लो आप, ठीक है। तो ग्रीन ट्रिब्यूनल में कोई किसी
जज के सामने कोई केस जाता है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, वो इन्वायरमेंट में एक्सपर्ट नहीं है, तो उसमें क्या किया जाता है, कुछ टेक्निकल मेंबर्स रखे जाते हैं जो पर्टिकुलरली इन्वायरमेंट पे एक्सपर्ट्स हो। मोस्टली कौन होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ठीक है। तो इस वे में जो है वो लोग जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। दूसरा, स्टैट्यूटरी रेगुलेटर्स, कुछ ऐसे ऐसे लॉ कुछ ऐसे रेगुलेटर बनाता है जो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम मार्केट्स की बात करें, ठीक है, तो आपने ये देखा होगा सेबी, सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, तो ये लोग जो है मार्केट को रेगुलेट करते हैं। और ये भी कौन होते हैं, ये हेडेड बाय ब्यूरोक्रेट्स ही होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ये लोग पेनल्टीज वगैरह भी इंपोज करते हैं प्राइवेट प्लेयर्स पे, अगर वो किसी तरीके का मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है या अनफेयर कंपटीशन में इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो वहां पे भी ये लोग जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर एजुकेटरी ऑफिसर, एजुकेटरी ऑफिसर्स वो होते हैं जो मध्यस्थता करवाते हैं, बीच में जो है बातचीत करवाते हैं, समझौता वगैरह करवाते हैं। तो वो बहुत सारे ऐसे लेजिस्लेशंस हैं जिनमें ये प्रोविजंस दिए गए, जैसे पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2001 का है, फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट है। इनके अंदर प्रोविजन दिया गया है कि आप एक ऐसा ऑफिसर अपॉइंट करेंगे जो बातचीत करके उस इशू को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। ये ऑफिसर्स भी कौन होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि ये जुडिशियल फंक्शंस हैं जो उनमें भी ब्यूरोक्रेसी अपना रोल प्ले कर रही है, ठीक है। अब जुडिशियल फंक्शंस होते क्या है, देखिए बहुत सारे केसेस आए हैं जिनमें जो है, जैसे ये सीसीआई वगैरह है या फिर कोई नेशनल टैक्स ट्रिब्यूनल्स हैं, इनके जो है कॉन्स्टिट्यूशनली को चैलेंज किया गया, बोला गया कि भाई ये जुडिशियल फंक्शन में ब्यूरोक्रेसी का इंटरफेरेंस है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज तो सीधी सीधी बोल दी है कि जुडिशियल फंक्शन जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट जुडिशरी परफॉर्म करेगी, ठीक है, जुडिशियल अथॉरिटी परफॉर्म करेगी, किसी कंट्रोल में नहीं होगी एग्जीक्यूटिव के, ठीक है। ये तो है, लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या है वो अभी तक किसी प्रेसिडेंट में क्लियरली बताई नहीं गई है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी, हमारा जो इस अभी जो जिस एक्ट की बात कर रहे हैं उसमें पेनल्टीज के बारे में बात की गई है। तो क्वेश्चन ये है कि ये पेनल्टी को इम्पोज करने का जो फंक्शन ब्यूरोक्रेसी को दिया गया है वो क्या वाकई में जुडिशियल फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो ऑथर जो है इसके अंदर वो क्या कह रहा है, ऑथर कह रहा है सिंस जुडिशरी ने कोई फंक्शन अपनी डेफिनेशन तो प्रोवाइड की नहीं है, ऑथर अपनी एक डेफिनेशन देता है कि कोई भी इंक्वायरी, इंक्वायरी मतलब जैसे जुडिशरी जो है अपने सामने केस आता है तो उस फैक्ट पे इंक्वायरी करती है, क्या ये फैक्ट सही है या नहीं है, ठीक है। तो कोई भी फैक्ट फाइंडिंग पे जो इंक्वायरी होगी वो, या फिर उस फैक्ट पे जो है लॉ का एप्लीकेशन, एक बार आपको पता चल गया ये फैक्ट जो है आपके सही है और इसके ऊपर जो है लॉ का एप्लीकेशन कि अब लॉ क्या बोलता है, कि ऐसा कोई काम करने पे सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो ये एप्लीकेशन ऑफ लॉ दूसरी चीज, ठीक है। पहली आपकी इंक्वायरी हो गई, दूसरी एप्लीकेशन ऑफ लॉ हो गया, और डिटर्मिनेशन ऑफ पनिशमेंट। एक बार आपको पता चल गया कि ये ऑफेंस हुआ है या नहीं हुआ, तो आप फिर उसमें क्या सजा देना चाह रहे हो, ये आपका तीसरा। अगर ये तीन चीजें हैं तो वो एसेंशियली जो है जुडिशियल फंक्शन है, ठीक है। मतलब कि आप इंक्वायरी कर रहे हैं कि क्या ऐसा फैक्ट एग्जिस्ट करता है कि नहीं है। जैसे मान लीजिए कि मर्डर के टाइम पे इस चाकू से एक इंसान को मारा गया, तो क्या इस चाकू से ही वो इंसान मरा है, वो आपकी इंक्वायरी होगी, फैक्ट की इंक्वायरी होगी, ठीक है। दूसरा एप्लीकेशन ऑफ लॉ, अब आपको पता चल गया कि हाँ इसी मर्डर वेपन से मारा गया है, तो अब आप एप्लीकेशन की, अगर मारा गया तो उस पर लॉ क्या बोलता है, तो बोलता है कि भाई ये तो मर्डर के अंदर में आएगा, तो ये एप्लीकेशन ऑफ लॉ हो गया। अब मर्डर के अंदर आ गया है तो अब उसकी सजा कितनी है, ठीक है। तो ये तीन चीजें जो है पर्टिकुलरली आपका जुडिशियल फंक्शन के अंडर में आती है। कंक्लूजन क्या है इसका, अब हम लोग ये डिसाइड नहीं किया कि जुडिशियल फंक्शन क्या होता है, वो जुडिशरी का काम है, ठीक है। अब हम लोग कंक्लूड ये करते हैं कि नो वन कैन बी जज ऑफ इट्स ओन केस। देखिए एक ये नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है कि कोई भी अपना किया हुआ काम है, अपने एक्ट को खुद जज नहीं करेगा, ठीक है। तो ये रूल ऑफ लॉ के अंडर में भी आता है। तो गवर्नमेंट कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटर एज वेल एज जज। प्रोसिक्यूटर का मतलब आप देखते हैं कि जैसे कोई एक्ट हुआ तो एक सरकारी वकील होता है जो प्रोसिक्यूट करता है, ठीक है। तो प्रोसिक्यूटर और जज, जब हम लोग इस ये पर्टिकुलर पेनल्टीज की बात कर रहे हैं तो इसमें इंक्वायरी कौन कंडक्ट कर रहा है, इंक्वायरी कंडक्ट कर रहा है एक फॉरेस्ट ऑफिसर, ठीक है। वही डिसाइड कर रहा है, वही जज भी बन रहा है उसके अंदर, ठीक है। तो वो तो ऑब्वियसली ये कहीं ना कहीं ह्यूमन बायस रहता है कि भाई मैंने की है तो मेरा वाला जो कंक्लूजन है वही सही है, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई इंसान जो है अपने ही केस में प्रोसिक्यूटर और जज नहीं बन सकता। तो इस प्रिंसिपल की अगर बात करें तो फिर जो है आप अगर ऐसा कोई डिसीजन लेते हैं अलाउिंग ब्यूरोक्रेट्स टू टेक ऑन द जुडिशियल फंक्शन, ब्यूरोक्रेट्स को जुडिशियल फंक्शन में अगर इन्वॉल्व करते हैं तो वो एक सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट होता है, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं आपको इस लॉ को रीथिंक करने की जरूरत है और प्लेस अ सेफ गार्ड अगेंस्ट मिसयूज।
देखिए ये जरूरत है कि आप जो है ऐसे छोटे मोटे चीजों के लिए एग्जीक्यूटिव को पावर दे सकते हैं, लेकिन आपको ये भी इंश्योर करना होगा कि इस पावर की वजह से कोई मिसयूज ना हो। ठीक है, तो आप एक बार फिर से सोचिए, और अगर कोई मिसयूज होने की टेंडेंसी है तो उसके अगेंस्ट एक सेफगार्ड होना जरूरी है। ठीक है, तो आज के एडिटोरियल में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, थैंक यू।